आज हमारा जो टॉपिक है आज का वो हिस्ट्री है और हिस्ट्री में हमारा जो मगध का उत्कर्ष है यहाँ से हम आगे अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम अध्ययन कर चुके हैं सिंधु सभ्यता का और उसके बाद वैदिक काल का सब अध्ययन कर चुके हैं। और वैदिक काल के बारे में हम जब अध्ययन किए तो पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक के बाद देखे कि समस्त जो क्षेत्र था वो 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया, 16 महाजनपदों में बट गया। अब जब 16 महाजनपदों में ये बट गया तो उसके बाद क्या होता है कि 16 महाजनपदों में अपने आप आगे बढ़ने की एक संघर्ष शुरू होता है, मतलब होड़ आपस में लगता है जिससे वो आगे बढ़ने के लिए। तो इन 16 महाजनपदों में जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में जो मगध था, ये मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली जनपद बन के उभरा और ये इसका विस्तार बहुत आगे हुआ और अधिक क्षेत्रों में विस्तार हुआ और ये सबसे शक्तिशाली जनपदों में एक हो गया। कहानी इसके जो मगध के सबसे शक्तिशाली होने का मतलब है कि ये कैसे शक्तिशाली हुआ, तो इसका एक कारण है। जो कारण है वो इसका कारण है राजनीतिक, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और भौगोलिक। ये 3 कारणों के कारण मगध जो था वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद बन के उभर पाया। अब कहानी क्या होता है आर्थिक दृष्टिकोण से। आर्थिक दृष्टिकोण से क्या था कि जो मगध था, मगध 3 क्षेत्र से 3 तरफ से, जैसे ऐसे गंगा नदी, चंपा नदी और सोन नदी, तीनों तरफ से नदी से और एक तरफ से पर्वत, मतलब विंध्याचल पर्वत जो था इससे चारों ओर से वो घिरी हुई थी, घिरा हुआ क्षेत्र था। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर उपज मतलब खेती जो थी, खेती के लिए खेती करने से जो अधिशेष हुआ उससे इसमें एक नया मतलब समझिए कि इसमें विकास हुआ इसके क्षेत्र में। अधिशेष मतलब जो कृषि से बचा हुआ, मतलब अपने प्रयोग से जो बचा हुआ कृषि का भाग होता है उसी को हम अधिशेष बोलते हैं, जो कि हम वैदिक काल में ही इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो अधिशेष जो हुआ, अधिशेष बचने लगा और जिससे इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई और यहाँ पे उपज, क्योंकि आसानी से यहाँ से पानी बाकी चीजों का मिलना और ये सब उपयुक्त स्थान होने के कारण इसके आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही मजबूत होने लगा। फिर राजनीतिक कारण ये था कि मगध के जितने भी राजा हुए वो शक्तिशाली राजा थे, जिसने जो कि और अन्य क्षेत्रों को आपस में मिलाने का कार्य किया और कई तरीकों से कुछ राजा हुए जो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए विवाहिक क्षेत्र मतलब प्रेम के जरिए वहां पे अपने क्षेत्र का विस्तार किए। बहुत से राजा ऐसे हुए यहाँ के शासक जिन्होंने युद्ध के जरिए दूसरे क्षेत्रों को जीत लिया और वहां पे अपने क्षेत्र का विकास किया। भौगोलिक क्षेत्र, ये जो भौगोलिक क्षेत्र था, भौगोलिक क्षेत्र में कहानी ये थी कि ये ऐसा सुरक्षित स्थान था कि 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ स्थान और एक तरफ से पर्वत से, इसलिए यहाँ पर बाहरी विदेशी आक्रमण या बाहरी और आक्रमण या किसी का करना ये संभव हो नहीं सकता था। क्योंकि जैसे मान लीजिए नदी है, नदी से कोई इस पे आक्रमण करता तो पता चलता कि जब तक वो नाव से बाहर ही निकलता उसके ऊपर यहाँ पे आक्रमण करके वहां से उसको भगाया जा सकता था, वहां तक आना उतना आसान नहीं होता। इस प्रकार से ये जो मगध था बाकी 16 महाजनपदों में संघर्ष में सबसे आगे था, क्योंकि वहां की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई कृषि अधिशेष के कारण और वहां के जो शासक हुए वो शक्तिशाली होने के कारण मगध का और भी विस्तार हुआ और भौगोलिक क्षेत्र में इसको उपयुक्त स्थान मिलने के कारण ये और ही शक्तिशाली होता गया। अब ये हुआ कि जो ये मगध है, मगध का जो संस्थापक थे वो थे बृहद्रथ जो था, ये मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। बृहद्रथ ही मगध के संस्थापक। अब मगध के वंशों के जो क्रम है उस क्रम के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आज ये जो हमारा वीडियो है ये शॉर्ट में हम संक्षेप में सभी वंशों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद हम इस वंशों के बारे में विस्तार से एक एक वंश के करके हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मगध का जो वंश था वो हर्यक वंश था। हर्यक वंश 544 बीसी में, इसके संस्थापक थे बिंबिसार इसके संस्थापक इसका था। और बिंबिसार जो है इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ में इस वंश में, हर्यक वंश में, हर एक राजा जो था वहां का उसके पुत्र के द्वारा उसकी हत्या करके उस गद्दी को फिर अपनाया जाता था।
इसलिए ये क्रम चलता रहा कि एक के बाद एक की हत्या होती गई, तो इसलिए इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि बिंबिसार प्रथम मतलब इसके संस्थापक हर्यक वंश के, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, जिसको कुड़िक नाम से भी जाना जाता था, कुड़िक। अब ये अजातशत्रु जो बिंबिसार का लड़का था, ये क्या किया, 492 बीसी में बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या करने के बाद अजातशत्रु ने गद्दी अपना लिया, मतलब वहां का राजा हो गया। अब अजातशत्रु के बाद क्या हुआ, अजातशत्रु का बेटा जो उदायन था, ये अजातशत्रु की हत्या करता है, और अजातशत्रु की हत्या करने के बाद ये राज को मतलब प्राप्त कर लेता है, राजा बन जाता है वहां का। तो ये जो क्रम था, एक के बाद एक दूसरे की हत्या होना, इसी के कारण इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ये उदायन था, उदायन ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था, और इसकी हत्या इसके सेनापति नागदशक जो था, वो उदायन का मतलब हर्यक वंश के जो शासक थे, उदायन अंतिम शासक, उसके सेनापति शिशुनाग ने उदायन की हत्या करके और फिर ये शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। तो शिशुनाग वैसे भी आपके समझ में आ जाएगा कि शिशुनाग वंश मतलब इसके संस्थापक शिशुनाग के बाद उनका बेटा होता है कालाशोक, दूसरा शासक जो होता है कालाशोक, और इस शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन होता है, जो ये इसका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होता है, जो नंदीवर्धन होता है। इसके बाद नंद वंश की स्थापना होती है। नंद वंश जो था, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद थे, और इसके जो नंद वंश है, नंद वंश के बाकी क्रमों से ज्यादा प्रश्न ना आके हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे एक एक जब करके, तो वहां पे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन अधिकतर प्रश्न हमें नंद वंश से पूछता है, जो वो घनानंद जो अंतिम शासक था, यहां से अधिकतर प्रश्न आता है। तो घनानंद यहाँ का नंद वंश का अंतिम शासक था। अब कहानी क्या होती है कि घनानंद का अंतिम शासक, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य मारकर और अपने जो गुरु आचार्य मतलब चाणक्य थे, उनकी सहायता से मगध पर विजय पाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वहां का मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन इसमें कहानी क्या हो गया कि नंद वंश के जो घनानंद के समकालीन ही सिकंदर का आगमन मतलब विदेशी आक्रमण होता है, जो कि मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण, ये प्रथम विदेशी आक्रमण होता है, जो कि मौर्य वंश से पूर्व विदेशी आक्रमण होता है। ये विदेशी आक्रमण सिकंदर के द्वारा किया जाता है। जो सिकंदर है वो 326 बीसी में मतलब आक्रमण करता है, लेकिन सफल ना होने के कारण ये 325 बीसी में वापस चला जाता है। और इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कैसे किसके साथ इसकी युद्ध हुई, कैसे पोरस के साथ युद्ध हुआ इसका, और कैसे ये फिर वहां से वापस चला जाता है, कैसे उसकी मृत्यु होती है, और कौन से वो शहर बसाया, कैसे गया, किस रास्ते से आया, उसका सेनापति क्या था, इस सबके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो 323 बीसी में इसकी मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और फिर मौर्य वंश मतलब चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश के स्थापना मतलब करता है। चंद्रगुप्त मौर्य ये 322 बीसी से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य राजा होता है, वहां का शासक होता है। और जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का पूरा टाइम 322 बीसी से 150 बीसी तक मौर्य वंश था। अब चंद्रगुप्त का कार्यकाल 322 से लेके 298 बीसी तक चंद्रगुप्त वहां पे राज करता है। उसके बाद बिंदुसार। अब यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, ये बिंबिसार और ये बिंदुसार जो है, ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। लेकिन ये बिंबिसार और बिंदुसार में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आप हर्यक वंश के जो संस्थापक बिंबिसार है उसको बिंदुसार समझ जाएंगे। तो बिंदुसार कौन होता है? वो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का ये बेटा होता है। इसका कार्यकाल 298 बीसी से 273 बीसी तक इसका शासनकाल रहता। उसके बाद बिंदुसार का बेटा होता है अशोक, और ये राज संभालता है वो 269 बीसी से 223 बीसी तक ये राज करता है। और इसी क्रम में मौर्य वंश का अंतिम शासक जो होता है वो है फिर बृहद्रथ।
ये बृहद्रथ, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है। ये बृहद्रथ अलग है, ये बृहद्रथ अलग है। तो बृहद्रथ ये जो थे ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अब इनकी हत्या, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक बृहद्रथ हुए, इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग जो कि इनका सेनापति था, मतलब बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो था, उसने उनकी हत्या की और हत्या करने के बाद शुंग वंश का स्थापना कर दिया, मतलब शुंग वंश को स्थापित कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे हम अध्ययन करेंगे मगध के वंशों के क्रम में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हर्यक वंश का, विस्तार से हर्यक वंश का अध्ययन करने के बाद फिर हम शिशुनाग वंश का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम सिकंदर का आगमन हुआ उसका अध्ययन करेंगे। फिर मौर्य वंश के बारे में उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अपना अध्ययन करें, अपने अध्ययन के साथ साथ अपने मित्रों का भी अध्ययन कराते रहें, उनको भी वीडियो शेयर करें, लाइक करें और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स।